हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट का जो एल्काइंस वाला पार्ट है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लास्ट पार्ट में एल्काइंस की जो जनरल पॉइंट्स और उसके प्रिपरेशन मेथड्स थे वो हमने डिस्कस किया था। आज इस पार्ट में हम एल्काइंस की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर शोन बाय एल्काइंस। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दोस टाइप ऑफ टर्मिनल एल्काइन शो स्लाइटली एसिडिक नेचर। जो त्रिबंध छोर पर है जिसमें हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है तो वो दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो त्रिबंधित कार्बन है वो sp संकरण अवस्था में होता है और sp संकरण अवस्था में होने के कारण इसमें 50% s लक्षण होता है, जो कि sp2 और sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा ज्यादा है। sp2 संकरित कार्बन में 33% एस लक्षण होता है और sp3 संकरित कार्बन में 25% एस लक्षण होता है। तो एस करेक्टर मैक्सिमम होने के कारण इस पर्टिकुलर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो sp2 और sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। तो उससे क्या होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकलने की संभावना है। इस कारण से ये टर्मिनल एल्काइंस दुर्बल अम्लीय गुण दर्शाते हैं। अब यदि हम एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन में दोनों तरफ त्रिबंधित कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकल सकते हैं, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड है, द्विक्षारकीय अम्ल है। प्रबल क्षार की उपस्थिति में दोनों ही हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में इसमें त्यागे जा सकते हैं। So terminal alkynes where triple bond is present on terminal carbon are more acidic than other hydrocarbons. दूसरे हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। Acetylene gives acetylide by NH2 minus but not by OH माइनस और RO माइनस। इसमें प्रबल क्षार, क्योंकि दुर्बल अम्लीय है तो प्रबल क्षार जो है वो जैसे सोडामाइड यदि हम काम में लें तो उस प्रबल क्षार की उपस्थिति में ये एसिटाइलाइड आयन देता है एसिटिलीन। यदि हम OH माइनस या एल्कोक्साइड आयन यदि लें तो उस केस में एसिटाइलाइड आयन जो है वो नहीं बनता है। More S character, so pair of electron in anion is held more closely to the nucleus, less charge separation, so more stable. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो त्रिबंधित कार्बन है जो sp संकरित होता है उसमें S करेक्टर ज्यादा होने के कारण इस तरह का होता है। H plus can be removed from a terminal alkyne by sodium amide, सोडामाइड या सोडियम अमाइड की उपस्थिति में, NaH2 की उपस्थिति में जो H plus है वो टर्मिनल एल्काइन से रिमूव हो सकता है। जैसे ये प्रोपाइन है, सोडामाइड के साथ प्रोपाइलाइड आयन, प्रोपाइनाइड आयन जो है ये इस तरह से जनरेट करता है। NaNH2 is produced by the reaction of ammonia with sodium metal. सोडियम मेटल की अमोनिया के साथ रिएक्शन करने से सोडामाइड जो है वो प्राप्त होता है। Now terminal alkynes form a precipitate with silver ion or copper ion salt. सिल्वर और कॉपर सॉल्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो टर्मिनल एल्काइंस के साथ रिएक्शन करके और वो सिल्वर और कॉपर का प्रेसिपिटेट के रूप में अवक्षेप देते हैं। इंटरनल एल्काइंस डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि इंटरनल एल्काइन, जैसे इंटरनल एल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, जिसमें त्रिबंध छोर पर नहीं है, जैसे ये 2 ब्यूटाइन है, इसमें टर्मिनल एंड पर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाता, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये कॉपर और सिल्वर का प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं। अब इस कारण से इनके दो मुख्य उपयोग हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइंस का क्वालिटेटिव टेस्ट किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टर्मिनल एंड इंटरनल एल्काइन, यदि इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन का मिक्सचर है तो इस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? आप क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट के अल्कोहल में रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्यूप्रस एल्काइनाइड का ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट जो है वो इस केस में प्राप्त होता है।
द सॉलिड इज एक्सप्लोजिव व्हेन ड्राई, ये यदि ड्राई फॉर्म में है तो वो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। अब यदि हमें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करना है जिसमें एक टर्मिनल एल्काइन है और एक टर्मिनल एल्काइल नहीं है, तो उस मिक्सचर को हम इस सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो या क्यूप्रस क्लोराइड भी इसमें ले सकते हैं। तो जो टर्मिनल एल्काइन है वो तो इसके साथ रिएक्शन करके रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो मेटल से सब्स्टिट्यूट होगा, और यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये जो है कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस मिक्सचर को छान लेते हैं और जो सेपरेट करने पर जो प्रेसिपिटेट आया है उस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट एसिड डालने पर वापस वो रीजनरेट हो जाता है उस एल्काइंस के फॉर्म में। तो इस तरह से हम टर्मिनल एल्काइंस को नॉन टर्मिनल एल्काइन से इस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी वो मेटल एटम से सब्स्टिट्यूट होगा। नाउ रिएक्शंस ऑफ अदर रिएक्शंस ऑफ एल्काइन यदि हम लें एसिडिक नेचर के अलावा, like alkenes, alkynes also undergo addition reactions because they contain relatively weak pi bond। इसमें pi bond जो है वो relatively weak होता है, उसमें तो क्या होता है ऊपर और नीचे होता है। एल्काइंस में जैसा डिस्कस किया था उसमें जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ ऑलमोस्ट एक सिलेंड्रिकल सा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, तो ये रिलेटिवली वीक होता है। Two sequential reaction can take place. Addition of one equivalent of reagent forms an alkene। यदि ट्रिपल बॉन्ड है और एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा, which can then add a second equivalent of reagent to yield a product having 4 new bonds। फिर उसमें डबल बॉन्ड अभी भी है तो एक और मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और उससे फिर सेचुरेटेड कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें कि 4 नए बंध सिग्मा बंध उसमें बनते हैं। तो ये कोई एल्काइन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एक्स वाई मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक कार्बन पर एक्स एक कार्बन पर वाई जुड़ जाएगा, और ये एडिशन सिस भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों सेम डायरेक्शन में भी जुड़ सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी जुड़ सकते हैं, पर नॉर्मली इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस प्रोडक्ट होता है, एक्स एक डायरेक्शन से और वाई उसके अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होता है, और अभी भी अनसैचुरेशन है, स्टिल ए पाई बॉन्ड इज देयर, तो फिर इसमें एक्स वाई मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और फिर फाइनली ये सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कंपाउंड में 4 नए बॉन्ड, कार्बन और एक्स के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन और वाई के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरह से जैसे एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं उसी तरह से एल्काइंस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बट दे आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन। अब हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन लें। एडिशन रिएक्शंस में पहले हम हाइड्रोजिनेशन लें। The hydrogenation of an alkyne cannot be stopped at the alkene stage under normal hydrogenation condition। Normal hydrogenation condition का मतलब क्या है, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन का ऐड करें तो उसको रिएक्शन को एल्कीन लेवल तक रोकना सामान्य कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम या कोई भी दूसरे की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहे हैं, तो निकल प्लेटिनम कोई भी हो सकता है, तो पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एन एल्केन। अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें एल्केन प्राप्त होता है। द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स और पाई बॉन्ड ऑफ एल्काइन यदि हम कंपेयर करें तो दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो अब लेंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट और क्विनोलिन की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें कैटालाइटिक पॉइजन प्रेजेंट है। एक्चुअल कैटलिस्ट पैलेडियम है ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैटालाइटिक पॉइजन क्या करता है, उत्प्रेरक विष क्या करता है कि ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, वो उत्प्रेरक के सरफेस पर सतह पर जमा होकर के उसकी क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है। तो जब एल्काइन से एल्कीन बन जाता है तो एल्कीन के बाद फर्दर हाइड्रोजिनेशन जो है उसमें पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो पॉइजन्स रिड्यूसेस द कैटलिस्ट एक्टिविटी, सो ओनली द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शन के ऊपर
हाइड्रोजिनेटेड। जो एल्काइंस है उसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है एल्कीन में, पर एल्कीन का आगे फर्दर हाइड्रोजिनेशन एल्केन में इस केस में नहीं हो पाता है। तो इसमें पाउडर्ड बेरियम सल्फेट कोटेड विद पैलेडियम या पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं विच इज पॉइजन्ड विद क्लोरीन। तो हाइड्रोजन उसमें सिन एडिशन नॉर्मली होता है सेम डायरेक्शन में, सिस एल्कीन बनता है। और ये इस तरह से कोई भी एल्काइन है, इसमें पैलेडियम की प्रेजेंस में पार्शियली पॉइजनाइज्ड है, उसके साथ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इस तरह का सिस एल्कीन उत्पाद के रूप में बनता है। फर्दर हाइड्रोजिनेशन इसका इस कंडीशन में नहीं होता है। तो लेंडलार्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कीन ही प्राप्त होता है। एल्कीन का आगे एल्केन में हाइड्रोजनीकरण संभव नहीं हो पाता है। नाउ एडिशन ऑफ हेलोजेंस, जैसे एल्कीन्स में था हेलोजन ऐड करने पर उसमें दोनों द्विबंधित कार्बन पर एक एक हेलोजन जुड़ करके और विसिनल डाइहेलाइड बनता है। तो उसी तरह से एल्काइंस पर भी एक एक करके दो मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। सो क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड टू एल्काइंस टू फॉर्म विनाइल डाइहेलाइड्स में ऐड सिन और एंटी, यानी कि दोनों हेलोजन का जो एडिशन है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन से भी हो सकता है, तो सिन और एंटी हो सकता है। सो प्रोडक्ट इज मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस, इसमें समपक्ष और विपक्ष दोनों उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे ये कोई प्रोपाइन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये ट्रांस एडिशन है, ये सिस एडिशन है और इसमें फर्दर फिर ब्रोमीन का एडिशन होगा और इस तरह से टेट्रा ब्रोमो एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। So halogen, that is X2, where X is either chlorine or bromine, add to alkyne just as they do to alkenes. Addition of 1 mole of X2 forms a trans dihalide। इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो ट्रांस होता है, इसकी क्वांटिटी जो है वो रिलेटिवली कम होती है। तो 1 mole of X2 forms a trans dihalide which can then react with the second mole of X2 to yield a tetrahalide। तो ये एल्काइन है, हेलोजन का मेनली ट्रांस एडिशन होता है, फिर फर्दर हेलोजिनेशन होता है और इस तरह का सैचुरेटेड कंपाउंड टेट्राहेलाइड प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर ब्रोमीन था, इधर हम क्लोरीन लेते हैं तो पहले इस तरह का ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और फिर फर्दर क्लोरीनेशन करने पर इस तरह का टेट्रा क्लोरो उत्पाद प्राप्त होता है। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HX का योग, ये HX का योग भी जैसा एल्कीन में हमने किया था और उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन एल्कीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी असममित एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर यदि हम किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का, ध्रुवीय अणु का योग करते हैं तो उस अणु का ऋणात्मक भाग, नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। जो ऋणात्मक भाग है वो अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर जुड़ता है। कब? जब असममित एल्कीन हो। तो वही मार्कोनिकॉफ का नियम यहां पर एल्काइंस के केस में भी एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर भी यदि अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो HX में नेगेटिव पार्ट कौन सा है? H प्लस डेल्टा और X माइनस डेल्टा, तो नेगेटिव पार्ट इज X। तो वो हेलोजन या नेगेटिव पार्ट अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर जाकर के जुड़ता है। तो एल्काइंस अंडरगो हाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX। तो ये एल्काइन है, तो इसमें दो वीक पाई बॉन्ड है, HX मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, ये सिस या ट्रांस दोनों हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट हालांकि ट्रांस होता है, फिर उसमें एक और HX का एडिशन होता है एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ए जेम डाइहेलाइड, जिसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। वो प्रोडक्ट जो होता है वो जेम डाइहेलाइड कहलाता है। और यदि दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन हो तो वो विसिनल डाइहेलाइड कहलाता है। So two equivalents of HX are usually used. Addition of 1 mole forms a vinyl halide, which then react with the second mole of HX to form a gem dihalide. With the two equivalents of HX, both H atoms bond to the same carbon. यदि हम इसमें देखें तो HX के दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन पर और दोनों हेलोजन एक कार्बन पर जुड़ते हैं। विद टर्मिनल एल्काइन, यदि टर्मिनल एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल एंड पर हो, बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू द टर्मिनल कार्बन, जो दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो टर्मिनल जो छोर वाला कार्बन है उस पर जुड़ते हैं। दैट इज
इन हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि जो हाइड्रोहेलोजिनेशन या HX का योग है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। उदाहरण के तौर पर सपोज ये प्रोपाइन है, 2 ब्यूटाइन है, और ये 1 ब्यूटाइन है। एक में टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और एक में कार्बन नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है जो कि टर्मिनल नहीं है। इसमें HCl का, इसमें HBr का एडिशन कर रहे हैं, तो ये HCl ऐड हो रहा है, ये HBr ऐड हो रहा है और इस तरह का उत्पाद प्राप्त हो रहा है। और जब सेकंड इक्विवेलेंट उसमें HCl या HBr का ऐड होगा तो सेकंड हेलोजन भी उसी कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर कि पहले हेलोजन जुड़ रहा है, तो दोनों ही केस में जैम डाइहेलाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और दोनों में हाइड्रोजन एक कार्बन पर ही जुड़ रहा है और हेलोजन एक कार्बन पर ही जुड़ रहा है। और जब टर्मिनल एल्काइंस की हम बात कर रहे हैं तो जो दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो टर्मिनल कार्बन यानी कि छोर वाले कार्बन पर जुड़ते हैं। With only one equivalent of HX, the reaction stops with formation of the vinyl halide. यदि हम 1:1 रेशियो में ले रहे हैं तो उस केस में केवल एक ही HCl मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और ये विनाइल हैलाइड पर ही रिएक्शन रुक जाती है। Now, electrophilic addition of HX to alkyne is slower than electrophilic addition reaction of HX to alkene. जो HX का एडिशन एल्काइन पर होता है वो एल्कीन के कंपैरेटिवली स्लोअर होता है, even though alkynes are more polarizable and have more loosely held pi electron than alkene. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के प्रति जो क्रियाशीलता है HX के केस में वो रिएक्टिविटी जो है वो एल्काइंस की एल्कीन के कंपैरेटिवली कम होती है। सपोज ये एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, HBr का एडिशन कर रहे हैं तो इस तरह का विनाइल कार्बोकेटायन इसमें बन रहा है। This unstable carbocation slows the first step, making of an alkyne less reactive than an alkene towards HX. अब इसमें देखिए ये कम रिएक्टिव क्यों है? यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसमें धन आवेशित कार्बन जो है वो sp संकृत कार्बन पर है और sp संकृत कार्बन होने पर इसमें s लक्षण ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये रिलेटिवली कम स्टेबल होता है। सामान्यतः क्या होता है, जब ऋण आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर होता है तो वो तो स्थायी होता है, पर जब धन आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर होता है तो वो अस्थायी होता है। तो ये कार्बोकेटायन रिलेटिवली कम स्टेबल है, इसलिए इसकी नेक्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता है वो कम होती है। Markovnikov's addition in step 3 places the hydrogen on the terminal carbon to form the more substituted carbocation rather than the less substituted carbocation. जैसे सपोज ये रिएक्शन है और इसमें HBr का एडिशन हो रहा है, जैसे ऑलरेडी एल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अभिक्रिया हमेशा इस तरह से होती है कि अधिक स्थायी कार्बोकेटायन जो है वो बनना चाहिए। तो जब H का आक्रमण इस कार्बन पर हो रहा है तो ये कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ये कार्बोकेटायन जो कि कम स्टेबल है। और ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी इस प्रकार की 2 अनुनादी संरचना है, जबकि इस कार्बोकेटायन में केवल एक ही अनुनादी संरचना है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह से H+ जो है वो इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो अभिक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि अधिक स्थायी कार्बोकेटायन उस केस में बनना चाहिए, तो इसलिए उसमें जो ऋणावेशित कार्बन जो ऋणावेशित भाग जो है वो अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर जुड़ेगा, क्योंकि उस केस में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। Jam dihalides are obtained with excess HX. Addition follows Markovnikov's rule. यदि हम HX एक्सिस में ले रहे हैं तो पहले एक HX जुड़ेगा, फिर दूसरा HX जुड़ेगा और फाइनली जैम डाइहलाइड बनेगा। अब यहाँ पर R1 जो है वो R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। Anti-Markovnikov's addition of HBr to terminal alkynes in the presence of peroxide. यदि हम peroxide की उपस्थिति में HBr का योग करें
तो योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। When addition takes place in presence of peroxide and addition is of HBr, केवल HBr के केस में ही peroxide प्रभाव होता है, जो एल्कीन में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब peroxide की उपस्थिति में HBr का योग करते हैं तो वो योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, और उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो विसिनल डाइहेलाइड बनेगा, न कि जैम डाइहेलाइड। तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन है वो अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर न जुड़ करके कहां जुड़ेगा, कम प्रतिस्थापित कार्बन पर जुड़ता है, और फाइनली एल्काइन के केस में जो उत्पाद बनता है वो विसिनल डाइहेलाइड होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जल योजन अभिक्रिया। हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, और ये होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब हम रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ Hg+2 कैटलिस्ट या मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का योग करते हैं तो ओवरऑल उसमें एक जल के अणु का योग होता है ट्रिपल बॉन्ड पर, और जल के अणु का योग होकर के इस प्रकार का इनॉल बनता है। इसमें ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल एडिशन हो रहा है, तो इस कार्बन पर OH जुड़ जाता है, इस कार्बन पर H जुड़ जाता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि यहां पर द्विबंधित कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो ये अस्थायी होगा और ये टॉटोमराइज होगा, इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, और टॉटोमराइज होकर के ये इस प्रकार के मिथाइल कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट टू अदर पॉलीवेलेंट एटम टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन का एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर स्थानांतरण होता है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हट करके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है वो इधर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनता है वो मिथाइल कीटोन होता है। तो एल्काइंस का यदि जल योजन क्रिया करें यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ HgSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है। अब इंटरनल एल्काइंस अंडरगो हाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जो इंटरनल एल्काइन यानी कि जिसमें टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसमें जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, whereas टर्मिनल एल्काइंस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल Hg+2 कैटलिस्ट। यदि टर्मिनल एल्काइंस है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड छोर पर है तो वो मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जो कि कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है उसकी उपस्थिति में होती है, एंड इट यील्ड्स मिथाइल कीटोन बाय मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। इसमें मिथाइल कीटोन बनता है मार्कोनिकॉफ एडिशन से। तो जैसे ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, इंटरनल एल्काइन है, ये इसमें योग होगा जल के अणु का, यहाँ पर इस कार्बन पर H जुड़ गया, इधर OH जुड़ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये टॉटोमराइज होगा, चलाव्यवता होगी, और चलाव्यवता के द्वारा ये इस तरह के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन के केस में Hg+2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ओवरऑल रिएक्शन होती है, यहां भी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होकर के इनॉल बनता है और वो टॉटोमराइज होकर के मिथाइल कीटोन देता है, और हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल कार्बन पर इसमें ऐड होता है और OH जो है वो दूसरे कार्बन पर ऐड होता है, ये इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर जब बोरेन की अभिक्रिया करते हैं तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन पर बोरोन के साथ लिंकेज हो जाता है, तो ये हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। तो हाइड्रोबोरेशन से एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो उससे इनॉल प्राप्त होता है, और वो इनॉल फिर टॉटोमराइज होकर के चलाव्यवता के द्वारा कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर भी हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद ऑक्सीडेशन करें तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है दैट कन्वर्ट्स टू एन एल्काइन टू ए कार्बोनाइल कंपाउंड, जो एल्काइन को कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित कर देता है।
तो ये एल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, बोरेन का एडिशन कर रहे हैं तो एक पर H जुड़ गया, एक पर BH2 जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब क्षारीय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उस ऑक्सीडेशन से BH2 की जगह OH ग्रुप आ जाता है। अब इसमें ये इनॉल बन रहा है और इस इनॉल में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH है, तो फिर इसमें चलाव्यवता होगी, टॉटोमेरिज्म होगा और ये कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा। So addition of borane forms an organoborane. Oxidation with basic hydrogen peroxide forms an enol. Tautomerization of the enol forms a carbonyl compound. The overall result is addition of water to a triple bond. यदि हम इसमें overall reaction देखें तो overall reaction देखने पर क्या हो रहा है, ओवरऑल एक जल के अणु का योग हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड पर, इधर H जुड़ रहा है, इधर OH जुड़ रहा है, यानी कि ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एन इंटरनल एल्काइन फॉर्म से कीटोन, इंटरनल एल्काइन जो है वो कीटोन देते हैं। और टर्मिनल एल्काइंस की हम बात करें तो टर्मिनल एल्काइन जिसमें छोर पर यदि कार्बन पर है तो उस केस में एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में बनता है। तो इंटरनल एल्काइंस से फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनता है और टर्मिनल एल्काइन से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड बनता है। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें पहले बोरेन का योग होता है जिससे ऑर्गेनोबोरेन बनता है। उस ऑर्गेनोबोरेन का फिर हम क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करते हैं तो इनॉल बनता है और वो इनॉल चलाव्यवता के द्वारा कार्बोनिल यौगिक, जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसमें परिवर्तित होता है। Now next is ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस या ओजोनी अपघटन क्रिया, यानी कि ओजोन के द्वारा अपघटन। तो पहले इसमें ओजोन के साथ क्रिया करते हैं तो एक ओजोन के अणु का योग होकर के ओजोनाइड उत्पाद के रूप में बनता है और फिर उस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो वो कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। अब कार्बोनिल यौगिक में यहां पर R1, R2, R3, R4 क्या है, उस आधार पर डिसाइड होगा कि वो जो कार्बोनिल यौगिक है वो एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है। और फिर वो आगे जो है एल्कीन के केस में तो इस तरह के कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, पर वही यदि हम एल्काइन का केस लें तो एल्काइन के केस में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। दोनों जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन के केस में तो पहले ओजोन से ओजोनाइड बना, फिर जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक जो कि एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें परिवर्तित होता है। पर यहां पर एल्काइन के केस में दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन COOH के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो RCOH और HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, और वो HCOH जो है वो H2CO3 के रूप में आगे परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर R1 और R2 दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो R1COH ये CCOH के रूप में परिवर्तित हो गया और R2COH ये वाला C जो है वो COH के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ओजोनोलाइसिस देन एल्कीन्स। अब एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन जो छोर वाले एल्काइंस हैं उसका फर्दर एल्काइलेशन कर सकते हैं और ये ऑलरेडी हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइंस में कन्वर्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये मेथड लोअर टू हायर एल्काइंस में कन्वर्ट करने में काम में आता है, जैसा कि ऑलरेडी प्रिपरेशन मेथड्स में डिस्कस किया था। जो टर्मिनल एल्काइंस हैं उसमें H की जगह एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और एसिटिलीन में दोनों टर्मिनल एल्काइंस को हम सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करके हायर एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एल्काइलेशन जो टर्मिनल एल्काइंस का है वो लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्काइंस की। थैंक यू।